हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए अधिक से अधिक। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है और जो टॉपिक आपसे नहीं आता है उसे देख लीजिए और फिर अपना एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। एग्जाम हॉल में आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे और आपको पता भी चल पाएगा कि आपने कितना कर चुके हो, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन। ये आपको मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। आर्गन को, ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड को। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैस प्रमुख वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बिहार। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो लकड़ी नहीं है, रुई, एल्यूमिनियम पन्नी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम पन्नी। क्या कहा उसने? निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम पन्नी नहीं है। एल्यूमिनियम पन्नी जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। एल्यूमिनियम पन्नी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो जो मांस खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर। तो इसका आंसर होगा कार्निवोर, बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर या मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी होता है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने से पूरी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 1,50,000 इकाई, ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख
10,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नदमुखों, समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल हैं। खाड़ी के 3600 पौधों और जानवरों की प्रजातियां वन शामिल है। खाड़ी के 3600 पौधों और जानवरों की प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय समुद्री गाय, डुगोंग और 6 मैंग्रोव प्रजातियां प्रायद्वीपीय भारत में स्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, गंगोटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जैव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्रलेस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती है। शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात प्रसर्वय ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु से, पर्वत से, महासागर से, मीठे पानी के ग्लेशियर से। तो महासागर से। इसका आंसर होगा महासागर से। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? नतांकिकी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर होगा नतांकी राष्ट्रीय उद्यान। ए होगा इसका। एक बार दोबारा से देखिए। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो हाल ही में भारत के नतांकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में एक भारत के नतांकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। नतांकी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के
नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इटकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांग की रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अतः वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? सिक्किम में, मेघालय में, असम में, तो तमिलनाडु में। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए, अगला को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तमिलनाडु राज्य सफेद पीले वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, केरल की शांत घाटी में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की 49 तथा उभयचर की 47, पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकांक बंदर पाया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास, कुरुम्बा, मुडुगास और कुट्टूनेक्कर यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह है। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष है। NGT के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सब स्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या पूछ लिया आपसे? कोई नहीं, मतलब कि कौन सा
क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सब स्थानीय या इन सीटू संरक्षण के अधीन वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सब स्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं, जबकि पर स्थानीय या एक्स सीटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है जहां उनकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, वन भूमि से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा है। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कातारंभी अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है? तो इसका आंसर होगा लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा लाइकेन। निम्नलिखित लाइकेन शुष्कातारंभी अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्कातारंभी अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान है, अर्थात न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत आर्द्र है। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट साम्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत। तो इसका आंसर होगा धान का खेत। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सही है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण और प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। SO2 प्रदूषण सूचित होता है आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। SO2 प्रदूषण लाइकेन द्वारा सूचित होता है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 के अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं
पाए जाते जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में नहीं, गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित गोवा में स्थित है। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो इसका IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर होगा ये। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 5%, 10%, 15%, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 10%। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे रेमंड लिडमैन ने दिया था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यह एक पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोदभिद, मरुदभिद, लवणोभिद, उपरोक्त में से एक से अधिक। श्वसन मूल जलोदभिद में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, श्वसन मूल जलोदभिद एवं लवणोदभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं। वे श्वसन में मदद करते हैं। उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। सॉरी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक तो इसका जलोदभिद होगा और एक आपका लवणोद्भिद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पेन, SO2, ओजोन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पेन, SO2, ओजोन, ये तीनों होंगे। और तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, जैसे ओजोन, पेन, SO2 आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं। जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्येक तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व आदि। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। लिंडमैन द्वारा, हकल द्वारा, अल्टन द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, शेष ऊपर वातावरण में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभ आरंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी होगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट से, कैडमियम से, फास्फेट से। तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट से। मैथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से नाइट्रेट दूषित पानी पीने के कारण होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मैथोमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकादिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करती है।